हेलो बच्चों, एसपीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, आज का अपना टॉपिक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, मानव का परिसंचरण तंत्र। देखो, परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? परिसंचरण तंत्र का मतलब होगा यहाँ पे कि जो शरीर की प्रत्येक कोशिकाएं होती है उन तक यहाँ पर O2 व पोषक पदार्थों का परिवहन किया जाता है। तो जिस तंत्र के द्वारा O2 और पोषक पदार्थों का यहाँ पर परिवहन किया जाता है उस तंत्र को क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर उच्च वर्ग के या फिर जो उच्च स्तरीय जो जंतु होते हैं उनके अंदर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उच्च स्तरीय जो जंतु होते हैं उनके अंदर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनके अंदर परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि इन जंतुओं का जो शरीर है ये किस प्रकार का होता है? यहाँ पर बहुकोशिकीय होता है। यहाँ पर शरीर की प्रत्येक कोशिका तक O2 व पोषक पदार्थों के परिवहन के लिए परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। इसके अलावा जो निम्न स्तरीय जो जंतु होते हैं उनके अंदर यहाँ पर उनका जो शरीर होता है वो एक कोशिकीय होता है। उनका शरीर किस प्रकार का होता है? एक कोशिकीय। जैसे आप बात करोगे प्रोटोजोआ की, प्रोटोजोआ जो वर्ग है, इस वर्ग के जो सदस्य हैं ये सभी कैसे होते हैं? यहाँ पर एक कोशिकीय होते हैं। तो यहाँ पर इन एक कोशिकीय जंतुओं के अंदर जो परिसंचरण की जो क्रिया होती है ये यहाँ पर इसी कोशिका के द्वारा संपन्न की जाती है। या फिर जो जीव होगा वो कोशिका के रूप में उपस्थित है और उसी कोशिका के द्वारा परिसंचरण की क्रिया संपन्न की जाती है। तो देखो, यहाँ पर जो परिसंचरण है इसका जनरल इंट्रोडक्शन है कि किसे कहते हैं। परिसंचरण एक तो होता है परिसंचरण और एक हो गया परिसंचरण तंत्र कि वे अंग जो परिसंचरण का कार्य करते हैं उन सभी अंगों को यहाँ पर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और परिसंचरण का मतलब होगा शरीर के एक भाग से ऑक्सीजन व पोषक तत्वों को दूसरे भाग तक पहुँचाने वाली जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या बोलते हैं? परिसंचरण कहते हैं। उच्च स्तरीय जो जंतु होते हैं उनके अंदर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि इन जंतुओं का शरीर बहुकोशिकीय होता है, इसलिए इनकी प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन व जो पोषक पदार्थ होते हैं इनके परिवहन के लिए परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता होती है। इसके अलावा निम्न स्तरीय जो जंतु होते हैं उनके अंदर उनका जो शरीर होता है वो एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। जैसे प्रोटोजोआ वर्ग की बात करोगे तो यहाँ पर इसके अंदर पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। अतः यहाँ पर एक कोशिकीय होने के कारण इनके अंदर जो सभी कार्य होते हैं वो एक कोशिका के द्वारा किया जाता है। अतः इनके अंदर परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जो एक कोशिका है उसकी सतह के द्वारा ही यहाँ पर परिसंचरण की क्रिया संपन्न हो जाती है। इसके बाद में जो परिसंचरण तंत्र है इसे दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक होता है खुला और दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो, ओपन का मतलब होता है ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसके अंदर जो रक्त होता है रक्त वाहिनियों के अंदर नहीं बहता है, रक्त वाहिनियों में नहीं बहता है, उस परिसंचरण को क्या बोलते हैं? खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। देखो, परिसंचरण तंत्र के यहाँ पर दो प्रकार है। एक तो होता है खुला और दूसरा होता है बंद। खुले का मतलब क्या होता है कि ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसके अंदर जो ब्लड होता है ये रक्त वाहिनियों में नहीं बहता है। दूसरा आता है इसके अंदर बंद परिसंचरण तंत्र, ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसके अंदर रक्त वाहिनियों के अंदर बहता है उसे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त वाहिनियों में बहता है उस परिसंचरण तंत्र को बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं।
तो यहाँ पे ये परिसंचरण तंत्र का जनरल इंट्रोडक्शन है। इसके बाद में देखना परिसंचरण तंत्र के अंदर कौन कौन से भाग आते हैं। परिसंचरण तंत्र के कौन कौन से भाग हैं, इसके अंदर यहाँ पर इसके 3 भाग हैं। जो परिसंचरण तंत्र है इसके 3 भाग हैं। एक तो हो गया यहाँ पे आपका ब्लड, दूसरा हो गया इसके अंदर ब्लड वेसल्स, और तीसरा आ गया इसके अंदर हार्ट या फिर हृदय। देखो एक तो हो गया रक्त, दूसरा हो गया रक्त वाहिनियाँ, और तीसरा हो गया यहाँ पे हृदय। तो यहाँ पर ये तीनों जो भाग है ये आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। देखो जो रक्त होता है यहाँ पर एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। किस प्रकार का उत्तक होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है, और यहाँ पर शरीर के अंदर ये निरंतर बहता रहता है, और जो पोषक तत्व होते हैं उनको, इसके अलावा जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको, इसके अलावा जो हार्मोन वगैरह होते हैं उनका क्या करता है, यहाँ पर परिवहन करता है। देखो सेकंड नंबर पे आता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का मतलब होता है कि वे रक्त वाहिनियाँ जिनके अंदर जो रुधिर होता है वो बहता है या फिर एक अंग से दूसरे अंग तक स्थानांतरित होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, यहाँ पर ब्लड वेसल्स कहते हैं। और तीसरा आता है यहाँ पे हार्ट या फिर हृदय, जो शरीर के अंदर ब्लड को पंप करने का कार्य करता है, उस भाग को क्या बोलते हैं, हृदय कहते हैं। देखो हृदय का जो अध्ययन होता है उसे कार्डियोलॉजी कहते हैं। हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं, यहाँ पे कार्डियोलॉजी कहते हैं। दूसरा आता है यहाँ पे रक्त वाहिनियों का जो अध्ययन होता है उसे एंजियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। रक्त वाहिनियों का जो अध्ययन होता है उसे क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी। और तीसरा है ब्लड का जो अध्ययन होता है उसे हीमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहेंगे, यहाँ पर हीमेटोलॉजी। अब देखो यहाँ पर परिसंचरण के 3 भाग है और तीनों का यहाँ पर विस्तार से अध्ययन करना है। दोबारा देखना, परिसंचरण जो तंत्र है वो 3 भागों से मिलकर बना है। एक तो हो गया ब्लड, दूसरा हो गया ब्लड वेसल्स, और तीसरा हो गया हृदय या फिर हार्ट। देखो ब्लड है तरल संयोजी उत्तक है और इसके अध्ययन को क्या कहेंगे, हीमेटोलॉजी। ब्लड वेसल्स या फिर रक्त वाहिनियाँ, इनके अध्ययन को क्या कहेंगे, एंजियोलॉजी। और तीसरा है यहाँ पे हार्ट या हृदय, हृदय के अध्ययन को क्या कहेंगे, कार्डियोलॉजी। देखो आगे यहाँ पे विस्तार से इनके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है यहाँ पे ब्लड। देखो नंबर 1 आता है यहाँ पे ब्लड। देखो 2 चीजें अभी बताई है, एक तो किस प्रकार का उत्तक है ये, तरल संयोजी उत्तक, और दूसरा है यहाँ पर इसका जो अध्ययन होता है उसे क्या कहेंगे, हीमेटोलॉजी। अब देखो ब्लड है, इसकी जो पीएच होती है ये 7.4 होती है। ब्लड की जो पीएच है वो कितनी होती है, 7.4। इसलिए ये किस प्रकार का माध्यम हो गया, क्षारीय माध्यम। ब्लड यहाँ पर स्वाद के अंदर कौन से माध्यम का होता है, क्षारीय माध्यम का होता है। इसके अलावा देखना यहाँ पर ब्लड के अंदर 2 मुख्य घटक होते हैं। एक तो आता है यहाँ पे प्लाज्मा और दूसरा आता है इसमें रक्त कणिकाएं। देखो ब्लड के अंदर 2 घटक होते हैं, एक तो आता है प्लाज्मा और दूसरा आता है यहाँ पे रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा यहाँ पर ब्लड का 55% भाग बनाने का कार्य करती है। बच गया जो 45% भाग है ये किसके द्वारा निर्मित किया जाता है, रक्त कणिकाओं के द्वारा। देखो ब्लड के 2 पार्ट है, एक तो प्लाज्मा हो गया और दूसरा यहाँ पे रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा यहाँ पर इसका 55% भाग बनाता है और जो रक्त कणिकाएं होती है ये यहाँ पर इसका 45% भाग बनाती है। इसके अलावा जो प्लाज्मा होता है ये हल्के पीले रंग का द्रव होता है, हल्के पीले रंग का द्रव होता है।
प्लाज्मा किस प्रकार का द्रव है? हल्के पीले रंग का। इस प्लाज्मा के अंदर यहाँ पे 90% क्या होता है? H2O उपस्थित होता है। प्लाज्मा के अंदर यहाँ पे 90% जल उपस्थित होता है, जबकि जो शेष 10% भाग होता है उसके अंदर कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। जो 10% है उसके अंदर क्या पाया जाता है? यहाँ पर कार्बनिक और अकार्बनिक भाग उपस्थित होते हैं या अणु उपस्थित होते हैं। इस 10% में भी यहाँ पर 7 से लेकर के 9% जो भाग होता है वो किसका होता है? कार्बनिक घटकों का होता है। देखो प्लाज्मा है 55% भाग बना रहा है, हल्के पीले रंग का द्रव होता है। इसके अलावा यहाँ पर 90% इसके अंदर जल पाया जाता है और 10% इसके अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक घटक उपस्थित होते हैं। इस 10% में 7 से लेकर के जो 9% भाग है वो किसका होता है? इसमें कार्बनिक घटकों का होता है। दूसरा आता है इसके अंदर रक्त कणिकाएं, कितना % भाग बनाती है इसका? ये यहाँ पर 45% भाग बनाती है। देखो प्लाज्मा, ब्लड में से प्लाज्मा को अलग करने के पश्चात जो संरचनाएं बचती है या कणिकाएं बचती है, उन कणिकाओं को किसके नाम से जाना जाता है? रक्त कणिकाओं के नाम से जाना जाता है। ब्लड में से प्लाज्मा को अलग करने के पश्चात जो कणिकाएं बचती है, उन कणिकाओं को रक्त कणिकाओं के नाम से जाना जाता है। अब देखना यहाँ पे जो रक्त कणिकाएं हैं इनको वापस कितने भागों के अंदर डिवाइड किया गया है? 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक आती है आपकी आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी और तीसरी आती है आपकी प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर जो रक्त कणिकाएं हैं इनको वापस कितने भागों के अंदर बांटा गया है? 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली है आपकी आरबीसी हो गई, और दूसरी हो गई डब्ल्यूबीसी, और तीसरी हो गई यहाँ पे प्लेटलेट्स। अब देखो यहाँ पर जो रक्त कणिकाएं हैं इनके बारे में भी विस्तार से पढ़ना है। तो सबसे पहले टॉपिक होगा अपना रक्त कणिकाएं। देखो ब्लड के अंदर 2 भाग बताए, एक तो हो गया प्लाज्मा और दूसरा है रक्त कणिकाएं। अब देखना रक्त कणिकाएं यहाँ पर इसके कितने भाग बताए हैं? 3 भाग होते हैं। रक्त कणिकाओं के 3 भाग, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। देखो 3 भाग है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स। अब देखो यहाँ पर जो आरबीसी है, आरबीसी केंद्रक रहित। आरबीसी किस प्रकार की होती है? केंद्रक रहित। जो आरबीसी होती है उसके अंदर केंद्रक का अभाव होता है, साथ ही जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसका भी क्या रहता है? यहाँ पर अभाव रहता है। देखो केंद्रक रहित भी है और माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पर क्या रहेगा? एब्सेंट रहता है। इसके अलावा ये गोलाकार या फिर डिस्क रूपी संरचना के रूप में पाई जाती है। जो आरबीसी है ये गोलाकार या फिर डिस्क रूपी संरचना के रूप में पाई जाती है। आरबीसी का जो कलर होता है ये यहाँ पर लाल होता है। आरबीसी है उसका कलर कैसा है? लाल है। ये लाल रंग जो आरबीसी है इसी के कारण जो ब्लड होता है उसका भी रंग कैसा होगा? यहाँ पे लाल होता है। अब यहाँ पर जो ब्लड है उसका लाल रंग किसके कारण हो रहा है? आरबीसी। और आरबीसी का जो लाल रंग है वो किसके कारण होगा? यहाँ पे हीमोग्लोबिन के कारण। जो ब्लड है उसका लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अब देखना हीमोग्लोबिन के अंदर यहाँ पे 2 घटक पाए जाते हैं। एक तो होता है हीम वर्णक और दूसरा होता है इसके अंदर ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। 2 घटक है, एक तो कौन सा है? हीम वर्णक है और दूसरा हो गया इसमें ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। अब देखो जो हीम वर्णक है उसी के कारण क्या हो रहा है? यहाँ पे लाल रंग होगा, जबकि जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है ये यहाँ पर पीत जो वर्णक होते हैं उनका निर्माण करती है। जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है वो किसका निर्माण करती है? पीत वर्णकों का। आपको पहले भी बताया था 2 प्रकार के पीत वर्णक थे, एक था बिलिरुबिन था और दूसरा था इसमें बिलिवर्डिन।
देखो जब पाचन तंत्र फट रहे थे, जो यकृत था, यकृत के अंदर पित्ताशय, पित्ताशय के अंदर वहाँ पे पीत वर्ण, जो पित्ताशय है उसके द्वारा पीत रस का स्रावण होता है। उस पीत रस के अंदर वहाँ पे पीत वर्णक पाए जाते हैं। उन पीत वर्णकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? आरबीसी के द्वारा। और आरबीसी की भी जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है उसके द्वारा पीत वर्णकों का निर्माण होता है, जिसमें दो वर्णक आते हैं, बिलिरुबिन व बिलिवार्डिन। इसके अलावा देखना जो आरबीसी होती है इसका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। आरबीसी इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। कार्य क्या करती है? ये यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। ऑक्सीजन के साथ में जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है यहाँ पर शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचता है और वहाँ पर कोशिकाओं को जो ऑक्सीजन होती है ऑक्सीजन पहुँचाने का कार्य करता है। फिर आता है यहाँ पर एक जो एडल्ट या फिर वयस्क मेल होता है, नर, उसके अंदर इसकी संख्या 55 लाख प्रति घन mm होती है। एडल्ट मेल के अंदर यहाँ पर इसकी संख्या कितनी होती है? 55 लाख प्रति घन mm। इसके अलावा जो एडल्ट फीमेल होती है उसके अंदर इसकी जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 45 या फिर 45 लाख प्रति घन mm। देखो नर और मादा के अंदर जो आरबीसी है उसकी संख्या के अंदर अंतर होता है। नर के अंदर ये संख्या कितनी होगी? 55 लाख, और जो मादा होती है उसके अंदर यहाँ पे 45 लाख प्रति घन mm इसकी संख्या होती है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन होता है ये भी नर और मादा के अंदर अलग अलग मात्रा के अंदर उपस्थित होता है। जैसे एक जो वयस्क मेल होता है उसके अंदर इसकी मात्रा 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड के अंदर होगी। देखो एडल्ट जो मेल है उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कितनी प्रतिशत मात्रा होगी? 14 से लेकर के 16 ग्राम प्रति 100 ml। इसके अलावा जो फीमेल होती है उसके अंदर 12 से लेकर के 14 ग्राम प्रति 100 ml यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन होगा वो उपस्थित होता है। देखो रक्त कणिकाओं के अंदर नंबर 1 है आपकी आरबीसी। आरबीसी यहाँ पर केंद्रक रहित है। इसके अलावा इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका भी अभाव होता है। साथ ही इसके आकार की बात करोगे तो आकार इसका गोलाकार और डिस्क रूपी संरचना के रूप में होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इस हीमोग्लोबिन के कारण जो ब्लड होता है उसका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में हीम वर्णक और ग्लोबुलिन प्रोटीन उपस्थित होती है। जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है ये यहाँ पर यकृत के द्वारा इसके अंदर पीत वर्णकों का निर्माण किया जाता है। पीत वर्णक दो प्रकार के हैं, एक है बिलिरुबिन और दूसरा है यहाँ पे बिलिवार्डिन। इसके अलावा आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। इसका जो कार्य होता है वो होगा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कार्य निर्माण करती है, जिसको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है या शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। फिर आता है एडल्ट जो मेल होता है उसके अंदर आरबीसी की संख्या 55 लाख प्रति घन mm होती है, जबकि एडल्ट फीमेल के अंदर इसकी संख्या 45 लाख प्रति घन mm होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हीमोग्लोबिन की बात करोगे तो हीमोग्लोबिन मेल के अंदर होता है 14 से लेकर के 16 ग्राम प्रति 100 ml। इसके अलावा फीमेल के अंदर इसकी मात्रा होती है 12 से लेकर के 14 ग्राम प्रति 100 ml। तो यहाँ पे पहला था आरबीसी। इसके अलावा और देखना कि जो मर्द आरबीसी होती है, मर्द आरबीसी इसका जो अपघटन होता है, मर्द आरबीसी इसका अपघटन यकृत और प्लीहा के अंदर होता है। मर्द आरबीसी का अपघटन कहाँ पे होता है? यकृत व प्लीहा के अंदर होता है। अब देखो पहला था आरबीसी, अब सेकंड आता है इसके अंदर डब्ल्यूबीसी। देखो सेकंड भाग आता है इसके अंदर डब्ल्यूबीसी। यहाँ पे देखना डब्ल्यूबीसी इसके यहाँ पर दो भाग है। एक तो है यहाँ पे कणिका में डब्ल्यूबीसी और दूसरी है यहाँ पर कणिका रहित डब्ल्यूबीसी।
जब कणिका में, और कणिका रहित का मतलब होता है जो WBC है इसके कोशिका द्रव्य के अंदर कणिकाएं पाई जाती है, वो तो हो गई कणिका में। और जिसके अंदर कोशिका द्रव्य में कणिकाओं का अभाव रहता है उसे कणिका रहित WBC के नाम से जाना जाता है। अब देखना, जो कणिका में WBC होती है इसके अंदर जो केंद्रक होता है ये बहुरूपी होता है। केंद्रक यहाँ पर बहुरूपी होता है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो केंद्रक में अनेक पिंड पाए जाते हैं, अनेक पिंड उपस्थित होते हैं। इसके अलावा जो कणिका में WBC है इसको वापस यहाँ पर 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। कणिका में जो WBC है इसको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला है न्यूट्रोफिल, दूसरा आता है इसमें एसिडोफिल, और तीसरा आता है इसमें बेसोफिल। देखो, जो कणिका में WBC है इसको 3 भागों के अंदर बांटा गया है, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल और बेसोफिल। अब ये जो इसका जो वर्गीकरण है ये अभिरंजकों के आधार पर किया गया है। जो अभिरंजक होते हैं उनके आधार पर इसे 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का मतलब होता है जब जो कणिका में WBC है ये उदासीन अभिरंजकों से अभिरंजित होती है, उदासीन अभिरंजकों से अभिरंजित होती है तो उसे न्यूट्रोफिल कहते हैं। ये जो WBC है ये यहाँ पर इनका जो केंद्रक होता है 2 से लेकर के 7 पिंडों से मिलकर बना होता है। जो न्यूट्रोफिल है इनका जो केंद्रक है वो कितने पिंडों से मिलकर बना होता है? 2 से लेकर के 7 पिंडों से मिलकर बना होता है। इसके अलावा जो न्यूट्रोफिल है ये यहाँ पर टोटल जो WBC है, टोटल WBC उसका ये 68% भाग बनाती है। दूसरा आता है यहाँ पे एसिडोफिल, यहाँ पर अम्लीय अभिरंजक, और अम्लीय अभिरंजक है यहाँ पर इयोसिन द्वारा जब इसको अभिरंजित किया जाता है तो जो अभिरंजक ग्रहण करेगी उसे एसिडोफिल कणिका में WBC कहते हैं। यहाँ पर इसकी जो टोटल अमाउंट है वो होती है 2.8%, और इसका जो केंद्रक होता है वो यहाँ पर द्विपिंडकीय होता है। केंद्रक किस प्रकार का होगा? द्विपिंडकीय होता है। इसके अलावा जो एसिडोफिल जो यहाँ पर जो WBC होती है ये यहाँ पर एंटी हिस्टामिनिक व हिपेरिन एंटी हिस्टामिनिक और हिपेरिन आदि का क्या करती है? यहाँ पर स्रावण करने का कार्य करती है। और एंटी हिस्टामिनिक जो यहाँ पर पदार्थ है उसका स्रावण कब किया जाता है? एलर्जी के समय यहाँ पर एंटी हिस्टामिनिक का स्रावण किया जाता है। तीसरा आता है यहाँ पे बेसोफिल। बेसोफिल का मतलब होता है क्षारीय अभिरंजक के द्वारा जब इनको अभिरंजित किया जाता है तो ये यहाँ पर इस प्रकार की जो WBC होगी उसे बेसोफिल कहते हैं। क्षारीय अभिरंजक होता है यहाँ पे मेथाइलिन ब्लू के द्वारा जब इसको अभिरंजित किया जाता है तो ये यहाँ पर अभिरंजित हो जाएगी तो उसे बेसोफिल कहते हैं। और ये यहाँ पर जो टोटल WBC है उसका ये 0.2% भाग बनाने का कार्य करती है। तो देखो WBC रक्त, इसमें WBC की जो कोशिकाएं होती है कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में उपस्थित जो कणिकाएं होती है उनके आधार पर WBC को 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है कणिका में WBC और दूसरी होती है इसमें कणिका रहित WBC। कणिका में यहाँ पर इनके अंदर जो केंद्रक होता है बहुरूपी या फिर केंद्रक के अंदर अनेक पिंड पाए जाते हैं। 3 प्रकार है, न्यूट्रोफिल हो गई, एसिडोफिल हो गई और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल उदासीन अभिरंजकों से अभिरंजित होती है। केंद्रक में 2 से लेकर के 7 पिंड पाए जाते हैं। टोटल WBC का ये यहाँ पर 68% भाग बनाती है। एसिडोफिल यहाँ पर अम्लीय अभिरंजक जैसे इयोसिन द्वारा अभिरंजित होती है।
और टोटल जो WBC है उसका 2.8% भाग बनाती है और ये द्विपिंडकीय होती है। इसके अलावा इसके अंदर एंटीहिस्टामिनिक व हिपेरिन का गुण पाया जाता है। तीसरा है यहाँ पे बेसोफिल, यहाँ पर सारी अभिरंजक मेथाइलिन ब्लू के द्वारा ये अभिरंजित होती है और जो टोटल WBC है उसका ये 0.2% भाग बनाती है। इसमें WBC का सेकंड पार्ट आता है यहाँ पे कणिका रहित WBC। देखो WBC का सेकंड भाग है यहाँ पर कणिका रहित WBC। कणिका रहित WBC का मतलब होता है कि जो WBC है इसके कोशिका द्रव्य के अंदर WBC के कोशिका द्रव्य के अंदर यहाँ पर कणिकाओं का अभाव होता है। कणिकाओं का अभाव होता है, उसे क्या कहेंगे? कणिका रहित WBC कहते हैं। यहाँ पर जो कणिका रहित WBC है इसे भी दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक आता है मोनोसाइट और दूसरी आती है यहाँ पे लिम्फोसाइट। दो प्रकार है, एक तो आता है मोनोसाइट और दूसरा आता है लिम्फोसाइट। तो यहाँ पर जो कणिका रहित WBC है इसे भी कितने भागों के अंदर डिवाइड किया गया है? दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक मोनोसाइट है और दूसरी इसके अंदर आती है लिम्फोसाइट। अब देखो जो लिम्फोसाइट है यहाँ पर इसका जो निर्माण होता है ये अस्थि मज्जा के अंदर होता है। इसका निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा के अंदर। इसके अलावा यदि आप मोनोसाइट की बात करोगे तो मोनोसाइट का निर्माण भी किसके अंदर होता है? अस्थि मज्जा के अंदर होता है। देखो दोनों का निर्माण कहाँ पे हो रहा है? अस्थि मज्जा के अंदर। लिम्फोसाइट इसको वापस दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, बी लिम्फोसाइट व टी लिम्फोसाइट। अब देखो दोनों के अंदर जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है इनका निर्माण तो कहाँ पे होगा? यहाँ पे अस्थि मज्जा के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पर इनका जो परिपक्वन होता है उसके आधार पर इसे दो भागों के अंदर बी व टी के अंदर डिवाइड किया गया है। देखो बी का मतलब होता है ऐसी लिम्फोसाइट जिनका परिपक्वन अस्थि मज्जा के अंदर या फिर बोन मेरो के अंदर होता है, उसे बी लिम्फोसाइट कहते हैं। ऐसी लिम्फोसाइट है जिसका निर्माण कहाँ पे होता है? यहाँ पर जो अस्थि मज्जा होती है उसके अंदर या फिर बोन मेरो के अंदर होता है, उसे बी लिम्फोसाइट के नाम से जाना जाता है। तीसरा इसमें सेकंड आता है टी लिम्फोसाइट। ऐसी लिम्फोसाइट जिसका परिपक्वन थाइमस के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं? टी लिम्फोसाइट के नाम से जाना जाता है। देखो बी और टी दोनों का निर्माण अस्थि मज्जा के अंदर होता है, लेकिन परिपक्वन की बात करोगे तो परिपक्वन यहाँ पर अलग अलग स्थान पर होता है। जैसे बी लिम्फोसाइट का तो बोन मेरो के अंदर हो रहा है और जो टी लिम्फोसाइट है उसका परिपक्वन कहाँ पे होता है? थाइमस के अंदर होता है। इसलिए परिपक्वन के आधार पर जो लिम्फोसाइट है उसको दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक मोनोसाइट है। मोनोसाइट का निर्माण भी कहाँ पे हो रहा है? अस्थि मज्जा के अंदर होता है। और इसके अलावा इनके अंदर जो केंद्रक होता है, जो केंद्रक होगा ये यहाँ पर एक पिंड युक्त या फिर जो केंद्रक होता है इसके अंदर किसी प्रकार के कोई पिंड नहीं पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो मोनोसाइट होती है, मोनोसाइट यहाँ पर जो लसिका उत्तक होता है उसके साथ में मिलकर के यहाँ पर जब भी शरीर के अंदर संक्रमण होता है उस वक्त सबसे पहले जो प्रथम सुरक्षा होती है या सुरक्षा पंक्ति होती है उसका कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मोनोसाइट के द्वारा किया जाता है। देखो अस्थि मज्जा के अंदर निर्माण हो रहा है, इसका जो केंद्रक होता है एक पिंड युक्त होता है। साथ ही यहाँ पर जो मोनोसाइट होती है ये लसिका उत्तक के साथ मिलकर के जब शरीर के अंदर पहले संक्रमण होता है उस वक्त प्रथम सुरक्षा पंक्ति का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ पर इस मोनोसाइट के द्वारा किया जाता है। अब देखो यहाँ पर जो रक्त कणिकाएं है उसके अंदर नंबर 3 आता है प्लेटलेट्स। नंबर 3 आता है यहाँ पे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स यहाँ पर जो प्लेटलेट्स होती है ये यहाँ पर केंद्रक रहित होती है। केंद्रक रहित गोलाकार संरचनाएं होती है। इसके अलावा इनका मुख्य कार्य होता है कि जो रक्त का थक्का होता है
उसको बनाने का कार्य करती है, रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। और कब करती है? जब घाव वाली स्थिति होती है, उस दौरान घाव वाले स्थान से जब ब्लड बाहर निकलता है तो उस दौरान जो ब्लड होता है उसको रोकने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? प्लेटलेट्स के द्वारा किया जाता है। तो देखो ब्लड के दो भाग है, प्लाज्मा और दूसरा है रक्त कणिकाओं के अंदर 3 भाग बताए थे आपको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को भी यहाँ पर आरबीसी के बारे में डब्ल्यूबीसी को 2 भागों के अंदर कणिका युक्त थी और कणिका रहित। इसके अलावा जो कणिका युक्त थी उसको 3 भागों के अंदर डिवाइड किया था। एक था इसके अंदर आपका न्यूट्रोफिल, दूसरा था वहाँ पे एसिडोफिल और तीसरा था वहाँ पे बेसोफिल। इसके अलावा सेकेंड था इसमें जो कणिका रहित था उसे भी 2 भागों के अंदर डिवाइड किया था। एक था मोनोसाइट था और दूसरा था उसके अंदर लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को पुनः 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, एक होता है इसमें बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।